हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक जो आजकल न्यूज़ में चल ही रहा है। वो है आईएएस पूजा खेड़कर का केस। हम न्यूज़पेपर के जो रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स हैं, उनके थ्रू इस केस को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली आईएएस पूजा खेड़कर के लिए नहीं है, ये है यूपीएससी के ऊपर। ओके, किस तरीके से यूपीएससी के ऊपर है कि किस तरीके से आईएएस पूजा खेड़कर का केस जो है वो एक एक सही इंसान को जो एक सीट मिलने वाली थी वो उनको मिल गई। अभी उस केस में क्या चल रहा है, ठीक है, उनके पेरेंट्स का क्या इन्फ्लुएंस रहा है नॉर्मल पब्लिक पे, उसको लेके हम एक बार कुछ डिस्कशन करेंगे। एंड देन कुछ ऐसे जेन्युइन फिज़िकली हैंडीकैप्ड लोग जिनको प्रॉब्लम हुई है सर्विसेज लेने में। उसके अलावा हम यूपीएससी के और काफ़ी सारे फ्लॉज हैं जो यूपीएससी के एग्ज़ाम प्रोसेस और बाकी इश्यूज़, उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आर्टिकल आपके सामने दिख रहा है ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। ये एक्चुअली जो आर्टिकल है वो ऑल इंडिया सर्विस रूल्स जो हैं उनके लिए ये आर्टिकल लिखा गया है, उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। बट यहाँ पे हम जैसे सिर्फ पूजा खेड़कर जो हैं उनके ऊपर अभी हम डिस्कशन करते हैं कि उनके बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है कि इसमें अगर देखते हैं, एज़ पर द कैट ऑर्डर डेटेड February 23rd 2023, UPSC has asked Khedkar to undergo a medical examination at AIIMS, New Delhi in April 2022, but she saw a postponement citing a COVID-19 infection. ओके, तो इनको कहा गया था कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एम्स में इनको रिपोर्ट करना है, बट इन्होंने कहा कि कोविड इन्फेक्शन की वजह से इन्हें थोड़ा आगे पोस्टपोन करनी पड़ी डेट। ठीक है, आगे देखते हैं। शी डिड नॉट अराइव एट द शेड्यूल एग्जामिनेशन एज वेल एज ऑल्दो शी इज़ लर्न टू हैव सबमिटेड MRI रिपोर्ट फ्रॉम प्राइवेट फैसिलिटी टू सपोर्ट हर क्लेम्स। ना तो वहाँ पे गई हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, और उन्होंने MRI रिपोर्ट भी प्रोड्यूस करवा दिया जो एक प्राइवेट फैसिलिटी से उन्होंने निकलवाई थी। ओके, डिस्पाइट मेकिंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स बाय द ड्यूटी ऑफिसर इन एम्स टू कॉन्टैक्ट द एप्लीकेंट, द रिस्पॉन्स वॉज नो रिस्पॉन्स वॉज रिसीव फ्रॉम हर। जब एम्स के जो ड्यूटी ऑफिसर थे उन्होंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की इन्हें, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ओके, तो यहाँ दो इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनको एम्स में जाने को कहा गया था, इन्होंने बाहर से MRI करवाया और वो जो MRI रिपोर्ट है वो प्रोड्यूस करवा दी। ठीक है, अपने जो क्लेम है उसके सपोर्ट में। सेकंड पॉइंट, जब ड्यूटी ऑफिसर उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तब पूजा खेड़कर ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ओके, अब इसी आर्टिकल में नीचे ये पार्ट है कि अब इनके फादर के पास जो इनकम है वो इस तरीके से है कि ये क्रीमी लेयर में आ सकती हैं, OBC कैटेगरी की। तो क्रीमी लेयर में आती हैं तो इनको कोई भी कोटा अलॉट नहीं किया जाना चाहिए था। तो उसी के ऊपर ये है कि द करंट थ्रेशोल्ड टू क्वालिफाई फॉर द नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस इज़ एन इनकम ऑफ अंडर 8 लाख। अगर 8 लाख पर एनम है, ठीक है, अगर इससे कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। फॉर दोज पेरेंट्स हु वर्क्स इन पब्लिक सेक्टर, इनकम इज़ नॉट टेकन इन टू अकाउंट। अगर पब्लिक सेक्टर में किसी के पेरेंट्स काम कर रहे हैं तो फिर इनकम का क्राइटेरिया भी एप्लीकेबल नहीं है। रादर, एज पर द DOPT रूल्स, what qualifies people to be in the creamy layer is either parent becoming a Group A official before the age of 40 or both being government Group B official with similar rank। कि या तो एक पेरेंट जो है ग्रुप ए की सर्विस में हो या दोनों ही पेरेंट ग्रुप बी की सर्विस में हो।
अब नेक्स्ट इज दिलीप पूजा खेड़कर फादर इज अ रिटायर्ड महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफिसर एंड नाउ इन पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे ये जो है, जो इन्होंने अपना ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, ओबीसी का जो कोटा जो क्लेम किया है, उसके ऊपर ये पॉइंट उठाया गया है। अभी स्क्रीन पे आपको दूसरी न्यूज़ दिख रही है, पूजा खेड़कर हैज़ नो मेजर फिजिकल डिसेबिलिटी डॉक्टर्स। अब थोड़ा आगे इसको पढ़ लेते हैं। मेडिकल बोर्ड एट पिंपरी YCM हॉस्पिटल, okay, certified that Pooja Khedkar, the controversial trainee IAS officer, has 7% locomotor disability. In fact, this does not mean any major physical disability, कि उनकी जो disability का परसेंटेज जो है इस हॉस्पिटल ने बताया वो सिर्फ 7% है। 7% लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो ये फिजिकल डिसेबिलिटी में कंसिडर नहीं की जा सकती। द बेंचमार्क टू अवेल फॉर द बेनिफिट इज़ 40%। ये सॉरी यहाँ पे एक मिनट रुकिए, इज़ 40% डिसेबिलिटी, ओके। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल के जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कहा है कि सिर्फ 7% डिसेबिलिटी है, जबकि मिनिमम क्राइटेरिया 40% का है। आगे देखते हैं। अब ये जो आपकी स्क्रीन पे जो न्यूज़ दिख रही है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की है, ओके। अब ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे? अब इसमें मैंने कुछ बॉक्सेस बना रखे हैं, वो बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इस बॉक्स को देखते हैं। बाय 2022 शी वॉज एन IRS ऑफिसर posted as an assistant director of SAI since 2021. She had been selected for IRS under OBC category and PWBD, low vision. फिजिकली हैंडीकैप जो इनका कोटा था वो लो विजन के थ्रू था। However, when Khedkar wrote the UPSC exam again that year, she was selected as an IAS under OBC, same यहाँ पे भी OBC कैटेगरी, यहाँ पे भी OBC कैटेगरी, एंड फिजिकली हैंडीकैप PWBD MD। MD का मतलब होता है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, ठीक है। यहाँ पे लो विजन, यहाँ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। कैटेगरी इट appears that the 3 different disability certificate helped her get IAS selection under MD quota besides OBC quota। कि जो नेक्स्ट अटैम्प्ट था उनका, पहले में तो उन्होंने सिर्फ लो विजन का कोटा दिया, बाद में उन्होंने 3 डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स जो थे, 3 डिफरेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स जो थे वो बनवाए, प्लस OBC का कोटा यूज़ किया, तब जाके इनको ये IAS की सर्विस मिली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस रिपोर्ट में आया है। अब इसी से रिलेटेड दूसरा बॉक्स देखते हैं। In 2019, in her civil services prelims examination, the IAS trainee had registered herself as a खेड़कर पूजा दिलीप राव। 2019 में जो इनका एग्ज़ाम हुआ था उसमें उन्होंने नाम ये लिखा था, खेड़कर पूजा दिलीप राव, एंड हर अपॉइंटमेंट इन साई was also in the same name with PWBD low vision OBC. However, in 2022 service allocation by UPSC, where she was selected as IAS, she went by the name Pooja मनोरमा दिलीप खेड़कर। अब यहाँ पे इन्होंने नेम चेंज कर लिया, यहाँ था, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, पूजा खेड़कर दिलीप राव, सॉरी खेड़कर पूजा दिलीप राव, और यहाँ पे है पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर, ओके, अंडर PWBD MD। एक मिनट, इसको मैं अलग हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने नाम भी चेंज किया, प्लस जैसे हमने पहले देखा OBC सर्टिफिकेट के साथ में पहले था लोअर विजन का फिजिकली जो PWBD वाला था, एंड बाद में हो गया मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो यहाँ पे लोअर विजन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, खेड़कर पूजा दिलीप राव, पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर, नाम चेंज कर लिया हमने, ओके। अब आगे देखते हैं। अब इसी न्यूज़ में ये एक और बॉक्स है, द रिपोर्ट एडेड। ये रिपोर्ट किसके बारे में कहा गया है?
यहाँ पे मैं एक लाइन हाईलाइट कर देता हूँ। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन डॉक्टर संजय गोगारे सबमिटेड अ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बारे में कहा गया। द रिपोर्ट एडेड ऑन January 18, 2021 शी वॉज एग्जामिन फॉर साइकेट्रिक इलनेस बाय साइकेट्रिस्ट Indian Disability and Evaluation Assessment Scale, according to the assessment, found her suffering from depression. कि उनको डिप्रेशन से सफरिंग बताया गया और ये उनके एक डिसेबिलिटी का एक कारण बताया गया। ओके, तो मतलब ये एक तरीका उन्होंने यूज़ किया था अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए। अब सही है गलत है वो तो आगे जुडिशरी ही डिसाइड करेगी। ओके, अब इन्हीं के बारे में कुछ और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर रखा है। पुणे कॉप्स टू प्रूव हाई हैंडेडनेस। पुणे पुलिस चीफ अमितेश कुमार ऑन मंडे सेड an inquiry will be held into the allegations of Pooja Khedkar's high-handed behavior toward the staffer during her posting as at Pune Collector's office before she was transferred to Vasim. तो यानी कि ये हम सिर्फ उनकी सिलेक्शन से रिलेटेड नहीं, इनके जो ओवरऑल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर देख रहे हैं कि उनका हाई हैंडेडनेस जो नेचर है वो अभी निकल के आ रहा है। जब सर्टिफिकेट्स के जो प्रॉब्लम है और जो इनका ओबीसी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये जब प्रॉब्लम हाईलाइट हुई तभी और भी चीज़ें हाईलाइट होती जा रही हैं। इनका ओवर हैंडेड बिहेवियर, हाई हैंडेड बिहेवियर, प्लस जो इनका बिहेवियर था इनके सीनियर के साथ में। ओके, पुणे में जो इनके जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, जो इनके सीनियर थे, उनके साथ में जो इनका बिहेवियर था वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई। उनके साथ भी बिहेवियर सही नहीं था, स्टाफर्स के साथ भी बिहेवियर सही नहीं था, तब जाके प्रॉब्लम निकल के आई है। अब इनके पेरेंट्स के साथ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अभी निकल के आ रही है जो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक न्यूज़ है द हिंदू की। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कैसे? इसमें मैंने हाईलाइट कर रखा है, पहले तो उसको देखते हैं। पुणे पुलिस हैव रजिस्टर्ड FIR against the mother of controversial IAS Pooja Khedkar in land dispute case after the video showed her illegally threatening a farmer with a gun over land dispute. लैंड डिस्प्यूट के केस में एक गन लेके उनकी मदर उस फार्मर को डरा रही हैं। ठीक है, ये केस हम सभी को पता है। इसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट्स हैं उस वीडियोज़ की, ये आपको आराम से मिल जाएंगी यूट्यूब पे। तो यहाँ पे जो सर्कल कर रखा है रेड कलर से, यहाँ पे ये इनके हाथ में एक गन है। अरे पूरा सिनारियो वहीं का ही है, वो जो लैंड डिस्प्यूट के केस में इन्होंने फार्मर को डराने की कोशिश की थी। अब आप इस न्यूज़ पे चलते हैं। अब ये न्यूज़ है, इसी को ही आगे देखते हैं। मिस मनोरमा इज़ फेसिंग अ केस अंडर द आर्म्स एक्ट एज वेल। आर्म्स एक्ट के केस में भी उनके ऊपर एक केस चल रहा है, आर्म्स एक्ट का भी केस चल रहा है। अथॉरिटी सेट, चलो इसको, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो मैंने बॉक्स बना रखा है इसको पढ़ते हैं। अर्लियर व्हेन द फार्मर ट्राई टू लॉग कंप्लेन ओवर मिस मनोरमा's behavior, the police had refused to file a complaint. However, with Miss Pooja under the scanner, the Pune Rural Police have finally swung into the action. अब इसको, ये जो है इस बॉक्स को मैं स्टार भी कर देता हूँ। तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि ये जो केसेस हैं, जैसे पूजा खेड़कर का मामला सामने आया तब ये वीडियो वायरल हुई, तब ये पता लगा कि भाई जो प्रॉब्लम है उनके पेरेंट्स ने किसी फार्मर को धमकी भी दी है, तभी जाके पुलिस एक्शन में आई है, नहीं तो नहीं आती। ओके, यानी कि इसका ये मतलब है कि अगर आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर अगर IAS है तो पूरी फैमिली के ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसी न्यूज़ में लास्ट में मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है, बॉक्स बना रखा है कि उनके फादर के ऊपर एक केस है फॉर अमास्ड प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठे करने का उनके फादर के ऊपर केस है। ओके, आगे देखते हैं। अब ये एक न्यूज़ है, कोप्स हंट फॉर पूजा's पेरेंट्स ड्रॉज ब्लैंक।
ओके, अब उनके पेरेंट्स को ढूंढने के लिए जो कॉप्स हैं, पुलिस है, वो ट्राई कर रही है बट मिल नहीं पा रही है। ठीक है, हु हैज़ बीन चार्ज, अब ये इनके पेरेंट्स के ऊपर ही है। पुलिस टीम deputed to 3 locations due blank on Monday in search for probationary IAS officer Pooja Khedkar's parent, who were among the 7 people charged with rioting, intimidation and violation of Arms Act. इन चार्जेस को के ऊपर इनके पेरेंट्स को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी पर वो नहीं मिल पा रहे थे। ठीक है, ये थोड़ा पुरानी न्यूज़ है, अराउंड 5 से 6 दिन पुरानी है। अभी तो उनकी मदर को पकड़ लिया गया है, वो कल डिटेंशन में लिया गया था उन्हें। ठीक है, आगे कुछ और न्यूज़ देखते हैं। अब ये न्यूज़ देखिए, IAS ट्रेनिंग पुट ऑन होल्ड, खेड़कर रिकॉल टू द अकेडमी आफ्टर सर्टिफिकेशन रो। ओके, ये तो हमें पता ही है, न्यूज़ में आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा कि उनको वापस लबासना बुला लिया गया है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे है कि अभी हमने देखा, या चलिए पहले इस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। इसमें भी यही है कि आर्म्स एक्ट के बारे में बता रखा है जो उनके पेरेंट्स पे लगा हुआ है। ठीक है, सर्च ऑन फॉर हर पेरेंट दिलीप एंड मनोरमा हु हैव बीन चार्ज इन एन आर्म्स एक्ट केस इन रूरल पुणे। आर्म्स एक्ट केस में इनको इनके पेरेंट्स को ढूंढा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट ये जो ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है ये इंपॉर्टेंट है। दिलीप इज़ likely to face fresh notice for recovery of royalty dues of 67 lakh for illegal extraction of soil. अब ये भी इनके ऊपर, इनके फादर के ऊपर एक केस लग सकता है। ओके, तो कितने केसेस इनके पेरेंट्स के ऊपर हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड डिस्प्यूट वाला केस है। ठीक है, उसके बाद जो लैंड डिस्प्यूट केस है उसमें धमकी दी है तो वो केस फाइल हुआ है। आर्म्स एक्ट के अंडर एक केस फाइल हुआ है। ओके, देन जो एक्स्ट्रा मतलब इन्होंने प्रॉपर्टी या जो पैसे इकट्ठे कर रखे हैं उसके ऊपर इनके फादर के ऊपर केस बन सकता है। देन ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉइल, इसके ऊपर भी जैसे कि इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है एक केस बन सकता है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये दूसरी न्यूज़ है, नाउ IAS trainees dad under lens over assets। अब कैसे? पूजा खेड़कर्स IAS एंट्री यूजिंग OBC सर्टिफिकेट। OBC सर्टिफिकेट को लेके जो किस हेल्प लेके जो उन्होंने IAS की जॉब ली थी। व्हेन हर पेरेंट्स इनकम illegally फॉर एक्सीडेड, सॉरी ये मैं एक बार मिटा देता हूँ। अब वापस से इसको एक बार देख लेते हैं। आफ्टर रेवलेशन अबाउट प्रोबेशनरी ऑफिसर IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर्स IAS एंट्री यूजिंग OBC सर्टिफिकेट व्हेन हर पेरेंट्स इनकम इलीगली फार एक्सीडिंग द नॉन क्रीमी लेयर लिमिट। जब उनके पेरेंट्स की जो इनकम है वो क्रीमी लेयर की जो इनकम की जो लिमिट है 8 लाख, उससे बहुत ही ज़्यादा है, तभी इनको कैसे OBC सर्टिफिकेट मिल गया। ठीक है, अब इसी पे ही द एंटी करप्शन ब्यूरो हेयर हैज़ आस्क्ड द अहमदनगर एंटी करप्शन यूनिट टू सबमिट एट द अर्लीस्ट इट्स रिपोर्ट ऑन द कंप्लेन ऑफ अनअकाउंटेड वेल्थ मेड अ फ्यू मंथ्स अगो अगेंस्ट हर फादर। ठीक है, तो उनके ऊपर जो उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी थी उसके ऊपर एक रिपोर्ट मांगी है एंटी करप्शन ब्यूरो ने। किससे? अहमदनगर एंटी करप्शन ब्यूरो यूनिट से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं इसी केस से रिलेटेड जो आज ही की न्यूज़ है। ठीक है, ये न्यूज़ है, इसमें जो हाईलाइट कर रखा है ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। मनोरमा IAS पूजा खेड़कर्स मदर। ठीक है, मनोरमा वॉज स्टेइंग एट पार्वती निवास under the fictitious identity of इंदुबाई धाकाने। ठीक है, अ कैब ड्राइवर दादा साहेब धाकाने showed his Aadhaar card to the facility owner while the Manorama showed the Aadhaar card of the cab driver's mother to get the room booked. SP
ऑफ पुणे रूरल सेड। ओके, तो ये पूरा केस है। तो यहाँ पे इनकी मदर को ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि उनको किसी दूसरे के का नाम लेके एक होटल बुक कराना पड़ा और वहाँ पे रहना पड़ा। ठीक है, अभी इनको पकड़ लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक इशू जो है हमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा इस चीज़ को और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो एक पॉइंट सबसे पहला निकल के आ रहा है वो आ रहा है इनके ओबीसी सर्टिफिकेट का। ठीक है, जब इनके पेरेंट्स की इतनी प्रॉपर्टी है तो फिर ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बन गया? ठीक है, तो क्रीमी लेयर में आना चाहिए। ठीक है, दूसरा दूसरा ये कि इन्होंने जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड वाला जो PWBD वाला जो सर्टिफिकेट बनवाया वो पहले था लो विजन का, देन बाद में मल्टीपल डिसऑर्डर का। ठीक है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि इनको 3 डॉक्यूमेंट्स लगे थे, 3 मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने पड़े थे, तब जाके इनको आईएएस की सर्विस मिली थी, तब जाके इनको वो कोटा मिला जिससे वो आईएएस की सर्विस ले पाई। ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई। फिर उसके बाद सबसे पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि इनको एम्स में बुलाया गया था मेडिकल एग्ज़ाम के लिए, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए। ये वहाँ पे गई भी नहीं, बाहर से एमआरआई कराया, वो प्रोड्यूस करवाया। जब एम्स के जो ड्यूटी ऑफिसर हैं उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था। ठीक है, देन उसके बाद जो नेक्स्ट है वो नाम क्यों चेंज किया। ठीक है, फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये फिज़िकली हैंडीकैप का इन्होंने कोटा लिया है तो ऑब्वियसली इनको मेंस में 3 की जगह 4 घंटे मिले होंगे, आई गेस। वो उसकी इन्वेस्टिगेशन और होगी तब जाके पता लगेगा। ठीक है, अगर इनको स्क्राइब भी मिला है तो उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि स्क्राइब कौन था, क्या वो पहले से। कई बार क्या होता है, अगर आपके पास स्क्राइब नहीं है तो यूपीएससी अलॉट कर देती है, बट आप खुद भी अपना स्क्राइब लेके आ सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो वो स्क्राइब कौन था, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये सब क्या, ये सिर्फ सवाल हैं, अभी तक लाइमलाइट में ये मतलब हाईलाइट नहीं किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको 4 घंटे मिले, नॉर्मल लोगों को 3 घंटे मिलते हैं, वो भी एक इशू हो गया। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी आई हैं सामने। ठीक है, अब इनके पेरेंट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जस्ट जो अभी तक हमने देखा। अब वो कुछ इस तरीके से है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स की जो एक्सेसिव वेल्थ है उसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है। फिर उसके बाद में जो लैंड डिस्प्यूट केस है उसकी वीडियो जो बनी है वो अभी वीडियो वायरल हुई है, तब जाके केस रजिस्टर हुआ है। नहीं तो अगर आईएएस पूजा खेड़कर का केस, सर्टिफिकेट वाला केस अगर हाईलाइट नहीं होता तो वो वीडियो कभी वायरल होती नहीं, वो फार्मर कभी अपना केस लॉन्च नहीं करवा पाता। थर्ड, आर्म्स एक्ट के थ्रू जो दोनों पेरेंट्स पे जो केस चल रहा है। ठीक है, फोर्थ, जो सॉयल एक्सट्रैक्शन वाला केस था 67 लाख वाला। ठीक है, वो लग सकता है, अभी ऐसा फाइनल नहीं है, रिपोर्ट में जैसा कहा है कि वो भी लग सकता है इनके फादर के ऊपर। ठीक है, देन अभी जो रिसेंट जो लास्ट हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि इनकी मदर जो है वो किसी और के आधार कार्ड शो करके एक होटल में रुकी हुई थी। अभी जब तक इनके ऊपर केस लगा पुलिस इनको ढूंढने की कोशिश कर रही थी पर ये नहीं मिल पा रही थी, तो उस टाइम पे ये एक किसी और का आधार कार्ड दिखा के अब एक होटल में रुकी हुई थी। ऐसा क्यों, ऐसे क्या ज़रूरत आ गई? ओके, तो अभी तक हमने देखा पूजा खेड़कर का जो केस था, आईएएस पूजा खेड़कर का केस जो था उसके ऊपर हमने थोड़ा अच्छी तरीके से उसका एनालिसिस किया, एनालिसिस डिस्कशन किया, आई गेस। तो अब ये है आईएएस पूजा खेड़कर का केस, लेकिन ये ब्रॉडली अगर देखें एस्पिरेंट, एक यूपीएससी एस्पिरेंट के हिसाब से, तो ये गलती कहीं ना कहीं, अगर स्पेसिफिकली पूजा खेड़कर का केस देखें तो ये गलती
कहीं ना कहीं यूपीएससी की बनती है। ओके, कि एक फेक सर्टिफिकेट दिखा के किस तरीके से कैंडिडेट सर्विस ले रहा है, एंड देन अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, तो फिर किस तरीके से वो देश को संभालेंगे। अब ऐसे ही कुछ ऐसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आगे दे रहा हूँ जहाँ पे जो जेन्युइनली डिसेबल्ड लोग हैं बट स्टिल स्टिल वो एक सर्विस नहीं ले पाए हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये देखिए, ये एक पोस्ट है जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, विच इज़ फॉर्मरली कॉल्ड एज ट्विटर। तो उसके ऊपर एक पोस्ट डाला है कि उन्होंने, कार्तिक कंसल, ही इज़ अ यूपीएससी एस्पिरेंट। तो अब इसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। बीइंग ऑन व्हील चेयर फ्रॉम 14 ईयर्स ऑफ एज, 5 अटेम्प्ट्स, ही इज़ टॉकिंग अबाउट यूपीएससी, 5 अटेम्प्ट्स, 5 इंटरव्यूज़, 4 सिलेक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 2021, 19, 22, 23 में इनको कोई ना कोई रैंक मिला है, जबकि 2021 में इनको जो रैंक मिला है वो 271 मिला है। तो ये कहीं ना कहीं जनरल जो है कैटेगरी में आ जाते हैं। तब भी इनको कोई सर्विस एलोकेट नहीं हुई है। नेवर गॉट एनी सर्विस इन पास्ट 4 ईयर्स, कि पहले 4 अटैम्प्ट्स में जो रैंक मिला है उसके बावजूद भी इनको कोई सर्विस एलोकेट नहीं हो पाई है। इवन जो अभी 2023 का जो पेपर है, अब इसमें ये बहुत देखने वाली बात है, 2023 में सी सैट जो था, 2023 में सी सैट कितना टफ था। IITians फेल हो गए थे, ठीक है, मैथ्स ऑप्शनल वाले फेल हो गए थे, बट दिस गाय क्लियर दैट सी सैट। बहुत एक्सेप्शनल, मतलब एक्सेप्शनल काम किया है इन्होंने। ठीक है, तो आगे देखते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। ये न्यूज़ हिंदी न्यूज़पेपर की है, दैनिक भास्कर। तो दैनिक भास्कर एक्सपर्ट। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है ईरा सिंगल मैम जो है, IAS ईरा सिंगल, उन्होंने ही लिखा है। तो ये इसी केस के ऊपर ही है, जो फिजिकली हैंडीकैप का जो कोटा है उसी के ऊपर ही है। तो ये जो मैंने बॉक्स बना रखा है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें ये खुद ही कह रही हैं, मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, मैंने 2010 से 14 तक 4 अटैम्प्ट्स दिए। शुरुआत के 3 अटैम्प्ट्स में DOPT ने मेरी दिव्यांगता किसी भी जॉब लायक नहीं मानी और रिजेक्ट कर दिया। आखिर 2014 में मैं टॉप रैंकर बनी। इसके बाद भी हर साल तमाम वाजिब दिव्यांग उम्मीदवार डिसेबिलिटी के कारण रिजेक्ट होते हैं। इसमें सुधार की ज़रूरत है। कि अभी हमने देखा कार्तिक कांसल का केस, 4 बार मेरिट में आने के बाद भी उनको सर्विस एलोकेट नहीं हो पाई। ईरा सिंगल मैम ने भी 2010 से 14 तक 4 अटैम्प्ट्स दिए। शुरुआती 3 अटैम्प्ट्स में उन्हें कोई सर्विस एलोकेट नहीं की। 4th अटैम्प्ट में जब उन्होंने टॉप किया तब जाके उनको सर्विस एलोकेट की गई। तो यानी अब कार्तिक कांसल के पास भी एक ही ऑप्शन है कि वो टॉप करें तभी कोई सर्विस मिल सकती है, नहीं तो नहीं। यानी एफर्ट्स, हार्डवर्क, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, जो फेक सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं वो IAS बने हुए हैं, जो जेन्युइनली जो डिसेबल्ड हैं उनको इतने एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। जनरल कैटेगरी में एक तो फिज़िकली हैंडीकैप्ड, सोशली बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लाइफ नहीं रहती है एक डिसेबल्ड की, चाहे आप कितना भी इक्वालिटी वगैरह कर लो। फिर भी उन्होंने UPSC का एग्ज़ाम दिया, मेरिट में बार बार आए, बट स्टिल इनको जॉब नहीं मिल पा रही है मल्टीपल अटैम्प्ट्स क्लियर करने के बाद। तो एक बहुत बड़ा एक इशू है। अब थोड़ा एक चीज़ देख लेते हैं कि जब से IAS पूजा खेड़कर का केस निकल के आया है, तब से जो UPSC एस्पिरेंट और बाकी जो फ्रेटर्निटी है वो थोड़ा इनटॉलरेंट हो गए हैं इस चीज़ को लेके, कि बाकी जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड कोटा से जो सर्विस जिन जिनको मिली है UPSC के थ्रू, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इनटॉलरेंट हो गए हैं। तो हमें इनटॉलरेंस नहीं दिखानी है कि जितने भी फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं जो IAS या कोई और सर्विस लेके अभी जॉब पे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उन सभी ने ही फेक सर्टिफिकेट बनवा रखा हो।
ओके, तो इसी से रिलेटेड एक अगली न्यूज़ देखते हैं। ये है वो अगली न्यूज़, ये भी दैनिक भास्कर की ही न्यूज़ है कि इसमें ये कह रखा है कि शी इज़ एन IAS, 2015 बैच की IAS है। अब इस न्यूज़ को थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। पूजा खेड़कर केस सामने आते ही अफसरों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही वीडियो 2015 बैच की IAS निकिता खंडेलवाल का वायरल हुआ। इसमें निकिता को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सिमुलेशन टेस्ट देते बताया गया, जबकि उन्होंने जॉब के वक्त दृष्टिबाधिता सॉरी सर्टिफिकेट दिया था। इस पर निकिता बोली, मेरी रेटिना में आनुवांशिक समस्या है, इसमें नज़र दिनों दिन कमज़ोर हो रही है। मेडिकल बोर्ड ने सत्यापित किया है। वीडियो नवंबर 2019 का है, जब मैं रुड़की SDM के तौर पर RTO में सिमुलेशन प्रक्रिया की जांच कर रही थी, ना कि टेस्ट दे रही थी। अब इसमें हमें क्या समझ में आता है कि जो अभी बहुत सारी फेक वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, कुछ लोग अपना खुद का ही एनालिसिस दे रहे हैं, तो एकदम से इनटॉलरेंट हमें नहीं होना है किसी भी ऑफिसर को लेके कि हर एक जो अभी ऑन ड्यूटी जो फिज़िकली हैंडीकैप जो ऑफिसर्स हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सभी फेक सर्टिफिकेट लेके गए हैं। थोड़ा हमें टॉलरेंस बनाए रखना है। निकिता खंडेलवाल का IAS निकिता खंडेलवाल का केस भी ऐसे ही है कि एक वीडियो वायरल होगी। एक्चुअली उन्होंने ये कहा कि वो एज एन IAS ऑफिसर वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर RTO में गई थी और सिमुलेशन प्रक्रिया की जांच कर रही थी, टेस्ट कर रही थी, मतलब उसको चेक कर रही थी, ठीक है, ना कि वो अपना खुद टेस्ट दे रही थी। ठीक है, कि मशीन्स वगैरह जो प्रोसेस है वो सही चल रही है कि नहीं, वो ये देखने गई थी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, नॉट एज एन एप्लीकेंट। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, फेक जो सर्टिफिकेट्स हैं उसका हमने केस देखा IAS पूजा खेड़कर। कुछ जेन्युइन जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं उनका हमने केस देखा। ठीक है, कार्तिक आंसल एंड IAS ईरा सिंगल मैम का। ऐसे ही अब कुछ जो IAS ऑफिसर हैं, जैसे IAS निकिता खंडेलवाल, इनको कैसे क्रिटिसिज्म मिल रहा है एक फेक वीडियो पे, वो भी हमने देखा। बट अब ये देखते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में, जैसे हमने अभी देखा कि UPSC का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब किस तरीके से UPSC के फ्लॉज इसमें दिखते आ रहे हैं। गलत सर्टिफिकेट वाले जॉब ले रहे हैं, सही सर्टिफिकेट वाले जो है वो स्ट्रगल पीरियड में ही अपना टाइम निकाल रहे हैं। ओके, अब ऐसे ही अब हम एक दूसरे टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। वो दूसरा टॉपिक ये है जो इसी से ही रिलेटेड है, जो हमारा टॉपिक है कि फ्लॉज इन UPSC। अब देखिए, सर्टिफिकेट वाला जो केस है उससे हमें पता लग गया कि UPSC में फ्लॉज हैं। और भी बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दुविधाएं झेलनी पड़ती हैं। ओके, अब बात यह है कि UPSC सुनता नहीं है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? जुडिशरी। बट जुडिशरी से भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, या जुडिशरी के स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे निकल के आते हैं कि वो प्रॉब्लम घटाने की जगह बढ़ा देते हैं। ऐसा ही एक केस मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये फेसबुक पे एक पोस्ट था अरुण कुमार सक्सेना जी का। ठीक है, ये UPSC से रिलेटेड न्यूज़ जो होती हैं वो बता देते हैं, ठीक है, बिफोर हैंड। तो लास्ट ईयर, अब इसका मैं थोड़ा एक बैकग्राउंड बता देता हूँ। लास्ट ईयर 2023 में CSAT का पेपर को लेके बच्चों ने, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने केस किया था कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, बहुत ज़्यादा टफ है, 10th लेवल का नहीं है, ये 11th 12th लेवल का है। तो ये केस किया था। तो बच्चे सबसे पहले कैट में गए, देन दिल्ली हाई कोर्ट, और कुछ SLP उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल की थी। तो कैट में जब ये लोग गए, जब वो एस्पिरेंट्स गए, उन्होंने केस किया, तो वहाँ पे काफ़ी दिन, करीब 1 महीने तक केस को सुना गया। फिर जो था
डिसीजन उसे रोक लिया गया। फिर उसके बाद जब केस का जो रिज़ल्ट आया, केस का जो जजमेंट आया, तो उस जजमेंट के अंदर ही कैट ने ये कहा था, जैसा कि मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ, इन्होंने कहा भी है, बता भी रखा है, हाउ कुड द एडवाइस या डिसीजन ऑफ रेजिंग द कट ऑफ फ्रॉम 33% टू 50% बी मेड बाय कैट। ओके, मेड बाय कैट इग्नोरिंग द सब्सटैंटिव इशू ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो यानी कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कैट ने ये कहा है कि सी सैट की कट ऑफ 33% नहीं, उसे तो 50% होना चाहिए, उसे बढ़ाओ, कि 33% तो बहुत ही कम है, 50% सी सैट की कट ऑफ होनी चाहिए। बच्चे अपना एक इशू लेके गए हैं, जुडिशरी को ये बताना था कि भाई वो कोई हेल्प कर सकती है, सही क्या है गलत क्या है, ये जजमेंट आना चाहिए था। बट यहाँ कैट ने कहा है कि जो 33% जो क्वालिफाइंग जो लिमिट है सी सैट में वो बहुत ही कम है, इसको 50% करो। अब बहुत बेसिक सी चीज़ है, हर साल बहुत से इंजीनियर्स, बहुत से IITians कैट में फ़ेल होते, सी सैट में फ़ेल होते हैं। ओके, जैसे इस साल 2024 में कम हुए होंगे, 2023 में बहुत सारे IITians, काफ़ियों को तो मैं भी जानता हूँ, वो फेल हुए हैं। मैथ्स ऑप्शनल वाले फेल हुए हैं। ओके, तो जो ऑलरेडी सर्विस में है वो फेल हुए हैं। एंड लिटरली अगर ये जैसा कह रहे हैं कि अगर ये 50% वाला जो क्राइटेरिया है, 33% से 50% इन केस हो जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है। 50% इन केस हो भी जाता है तो उस केस में बस यही मान लीजिए कि सिर्फ इंजीनियर्स ही UPSC में को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि उनको क्वालिफाइंग जो स्टेज है सी सैट की स्टेज, उसी में ही बाकी स्टूडेंट्स को निकाल दिया जाएगा। और इस ओपिनियन से तो सही है, बस ये जब फॉर्म फिल करा जाता है तब ये कह दिया जाए कि सिर्फ इंजीनियर्स ही फॉर्म भरेंगे। अब ऐसी कंडीशन भी क्यों डाल रहे हो? बिकॉज किसी ने फॉर्म भरा, किसी ने तैयारी करने की सोची, एक साल तो उसने तैयारी की, फॉर्म भरा, देन उसके बाद उससे 50% अगर लाया ही नहीं जाएगा, वो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का है, वो किसी और बैकग्राउंड का है, 50% लाया नहीं जाएगा, वो बार बार प्री में ही रुकता रहेगा। मेंस इंटरव्यू तो छोड़ो, फिर वो पूरे साल प्री की तैयारी करेगा, पूरे साल वो सी सैट की ही तैयारी करेगा। तो जुडिशरी का ये रिस्पॉन्स था। अब एक और रिस्पॉन्स देखते हैं जहाँ जुडिशरी ने सपोर्ट तो किया है बच्चों के जो क्लेम्स हैं, बच्चों के जो इश्यूज़ हैं उन्हें, बट फिर भी UPSC ने नहीं माना। वो ये न्यूज़ है, ये देखिए अभी सामने आ जाएगा, ये 2022 की न्यूज़ है। अब 2022 में क्या केस था ये, 2021 में कोविड की वजह से प्री एंड मेंस दोनों पोस्टपोन हुआ था। प्री हुआ था अक्टूबर में, मेंस हुआ था जनवरी 2022 में। ओके, अब क्या था कि 2022 में जब मेंस हुआ था, मैंने भी वो मेंस दिया था। अब उस टाइम पे क्या था, कोविड की वेव उस टाइम आ ही रही थी, चल ही रही थी, तो धीरे धीरे करके फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ही धीरे धीरे करके हर जगह लॉकडाउन लग रहा था, तो पार्शियल लॉकडाउन या कंप्लीट लॉकडाउन। जैसे राजस्थान में, दिल्ली में, कहीं कहीं पे और भी काफ़ी जगह थी जहाँ पे लॉकडाउन धीरे धीरे लग रहा था। ठीक है, तब उसी टाइम पे, इस टाइम पे ही कुछ बच्चे ऐसे थे जो कोविड की वजह से, जिनको क्वारंटाइन कर दिया गया, जो एग्ज़ाम मेंस नहीं दे पाए। ठीक है, एंड इवन मैंने भी वो उस साल का जब मेंस दिया था तब GS, सॉरी SA GS के जो पेपर हैं चारों, कुछ लोग ऐसे थे, जिन्होंने SA और GS का पेपर तो दिया, बट वो ऑप्शनल और लैंग्वेज के पेपर में नहीं आए थे। तो आई गेस वो, उनको भी क्वारंटाइन कर दिया होगा, एंड वो भी अपना कोविड की वजह से, कोविड से इन्फेक्ट होने की वजह से अपना ऑप्शनल और लैंग्वेज का पेपर नहीं दे पाए। क्योंकि 2022 में जब मैंने मेंस दिया था तब ऐसा कोई भी केस नहीं था, एंड जो अटेंडेंस थी वो 100% ही रहती थी जनरली। तो ये जो केस है ये उन्हीं बच्चों ने फाइल किया था जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए क्वारंटाइन होने की वजह से। ठीक है, तो इसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं।
तो ये केस कुछ ऐसे है, सुप्रीम कोर्ट आज सेंटर टू कंसिडर कोविड अफेक्टेड यूपीएससी एस्पिरेंट्स प्ली फॉर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। अब थोड़ा न्यूज़ को थोड़ा हम देख लेते हैं कि न्यूज़ में जो रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया। ये देखिए, द सुप्रीम कोर्ट थर्सडे आज सेंटर टू consider representation of some aspirants who could not appear for UPSC Civil Services mains exam after being infected with COVID-19 and are now seeking additional attempts in light of recommendation made in recent parliamentary committee report. पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट ने भी इस चीज़ को फेवर किया एक्स्ट्रा अटैम्प्ट वाले जो इनके प्ली हैं उनके लिए। बट आगे अब देखते हैं आगे क्या देखा है। इन मार्च 24 रिपोर्ट द committee has said that keeping in the view of the hardship faced by the student community during the first and the second wave of COVID-19, it recommends the government to change its mind and sympathetically consider the demand of civil service examination aspirants and grant an extra attempt. ठीक है, तो ये भी कहा गया, ये सिंपली जो केस है उनके लिए था जो मेंस नहीं दे पाए 2022 में। 2021 का जो सिविल सर्विस का मेंस जो था वो नहीं दे पाए। अब इस केस को मैंने क्यों हाईलाइट किया है, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको फेवर किया है, इवन पार्लियामेंट्री रिपोर्ट में भी ये कहा गया है, बट यूपीएससी ने इनमें से किसी की नहीं मानी है। तो यहाँ यूपीएससी की प्रॉब्लम सामने आती है। इससे पहले वाला जो केस था ये वाला, यहाँ तो जुडिशरी ने ही कह दिया था कि मतलब एक नॉन प्रैक्टिकल ओपिनियन दिया था। इस केस में जुडिशरी जो है उसने तो बच्चों को फेवर किया है, इवन पार्लियामेंट्री रिपोर्ट को भी सामने रखा है, बट यहाँ यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइस थी उसको नहीं माना है। ठीक है, अब ऐसे ही यूपीएससी कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं जो मतलब बहुत जेन्युइन हैं, बहुत कॉमन है, उनके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रीलिम्स आंसर की आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद प्रीलिम्स की आंसर की आती है। अभी जो 2024 के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि उनके जो कौन से क्वेश्चंस जो वो मान रहे हैं कि सही है, हो सकता है वो गलत हो। कोई क्वेश्चन जो उनका गलत हो सकता है बाद में वो सही निकल के आ जाए। 2023 में एवरेज 10 to 20 क्वेश्चंस हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के वेरी कर रहे थे ऑफिशियल आंसर की से। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 1 साल बाद आपको पता लगता है कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, प्रीलिम्स में कौन सा वीक है। क्वेश्चंस, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चंस ड्रॉप्ड। हर साल एक दो क्वेश्चंस ड्रॉप हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इतनी इम्पॉर्टेंट, इतनी मतलब रिकग्नाइज्ड अथॉरिटी है यूपीएससी, तो फिर भी क्वेश्चन पेपर में से एक दो क्वेश्चंस क्यों उसमें से कैंसिल किए जा रहे हैं, क्यों गलत क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं? पहली चीज़ तो उसमें टाइम वेस्ट होता है एस्पिरेंट का। दूसरी चीज़, अगर किसी एस्पिरेंट ने वो सही मार्क कर रखा है, ठीक है, देन उसके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा कटेंगे एज़ कम्पेयर टू जिसने नहीं अटैम्प्ट किया या जिसने गलत अटैम्प्ट किया है। ठीक है, तो सही करने वाला घाटे में हो गया। अब एक इशू ये भी उठाया गया है कि भाई अगर प्रीलिम्स का पेपर आप सही से नहीं बना पा रहे हो तो मेंस के पेपर कैसे आप चेक करोगे? उसमें भी कहीं ना कहीं माइनर डिस्क्रिपेंसी ज़रूर होगी। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट है वो सब्जेक्टिविटी इन ऑप्शनल चेकिंग सिस्टम। जो ऑप्शनल का जो चेकिंग है, अभी हमें पता है कि टोटल 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो यूपीएससी प्रोवाइड करता है कैंडिडेट्स को ऑप्ट करने के लिए। तो इसमें कुछ बहुत ही ऑब्जेक्टिव या जैसे मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, उसमें बुलियन मार्किंग होती है। ठीक है, इफ़ यू हैव रिटन द स्टेप्स यू विल गेट मार्क्स, इफ़ नॉट देन योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। बट जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं उसमें बहुत ही सब्जेक्टिविटी होती है, तो क्या लिखने में मार्क्स मिलेंगे, कितना लिखने में मार्क्स मिलेंगे, प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो और जितने भी ये जो ऑप्शनल्स हैं इसमें किस तरीके से एक कॉमन एक रिलेटिविटी बनाई जाए कि सभी एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे हो। काफ़ी टाइम पहले ये भी कहा गया था भी स्केलिंग का एक फंडा यूज़ होगा ऑप्शनल वगैरह की चेकिंग में, मेंस में, बट वो भी एक टाइम पे काम करना बंद कर देता है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे है एपीएफसी एलिगेशन। लास्ट ईयर जून जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था
आई थिंक जुलाई में ही हुआ था, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो उस टाइम पे ये एलिगेशंस लगाए गए थे कि भी APFC के जो पेपर है वो लीक हुआ था। कुछ लोगों को पकड़ा भी था इससे, इसी केस से रिलेटेड। एंड बाद में UPSC ने खुद ही एक नोटिस डाला अपनी वेबसाइट पे कि भाई उन्होंने चेक कर लिया है और कोई भी ऐसे लीक वगैरह नहीं हुआ है। जबकि लीक के जो केसेस जो हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो काफ़ी टाइम तक आते रहे थे। इससे रिलेटेड जो केसेस थे वो काफ़ी टाइम तक आते रहे थे। बच्चों ने शायद जुडिशरी के पास भी ट्राई किया था, एक जुडिशल प्रोसीजर का भी ट्राई किया था, बट उसका कुछ आइडिया नहीं क्या हुआ। ओके, तो UPSC ने अपने ही केस में खुद ही जजमेंट दे दिया था कि भाई सब सॉर्टेड है, सब ठीक है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है UPSC की जहाँ पे कैंडिडेट फंस जाता है। ठीक है, ऐसे मैंने लास्ट में एक लिख रखा है ये पॉइंट, यू नीड टू बी अ गैम्बलर टू क्लियर प्रीलिम्स। अभी एक मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये मेरा नहीं, ये काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का पॉइंट है। मैं पहले ही बता दूँ, मैंने 2021 एंड 22 में मेंस दिया हुआ है। एंड इवन UPSC का नहीं, HCS का भी मैंने मेंस दिया है 2024 का। ठीक है, जो UPSC के ही पैटर्न पे चलता है, HCS। ठीक है, तो फिर भी मुझे ही पता है कि ट्रिक्स और ये जो लॉजिक हैं ये बहुत काम करते हैं, बट इनका क्या पर्पज़ है। साइंस एंड टेक में अगर ऑल ऑफ द अबव वाला है, तो इसमें अगर बच्चा ऑल ऑफ द अबव कर रहा है तो उसमें क्या उसने एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्या लगा लिया उसने। ठीक है, ट्रिक्स लगा के मतलब उसका क्या बेनिफिट हो रहा है, यानी कि ट्रिक्स जो है एक अलग सब्जेक्ट बन गया है। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, वैसे ट्रिक्स का भी एक अलग से आपको सब्जेक्ट ये पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको समझना पड़ेगा कि क्या गेम चल रहा है UPSC प्रीलिम्स में। तो क्या हम इसके थ्रू प्रीलिम्स में जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें ये सिखा रहे हैं कि भाई तुक्का कैसे लगाया जाए। तो क्या पर्पज़ है ये ट्रिक्स का, लॉजिक्स का क्या पर्पज़ है, हमें ये नहीं पता। नो डाउट जिसने समझ लिया, अब कितना ही पढ़ के जाओ आप, कितना ही आप नॉलेज गेन कर लो, वहाँ बाजी वो मार लेगा जो ट्रिक्स यूज़ कर रहा है, जो लॉजिक यूज़ कर रहा है, चाहे उसके पास नॉलेज कम हो। तुम्हें एक नॉलेजफुल बंदा चाहिए, या जो ट्रिक्स के थ्रू जो गैम्बलिंग करके एग्ज़ाम पास करे वो चाहिए। नो डाउट इंटेलिजेंस गैम्बलिंग में भी चलती है, बट सिविल सर्वेंट हमें चूज़ करना है, सिविल सर्वेंट या गैम्बलर। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो UPSC के जो फ्लॉज हैं उनको दिखाता है। ठीक है, वाला जो एक पॉइंट है उसमें हमें सिर्फ रीज़न चाहिए कि क्यों ट्रिक्स यूज़ की जाती हैं, क्यों ट्रिक्स का जो पार्ट है वो प्रीलिम्स में इंक्लूड किया गया है, क्या पर्पज़ है उनका। ओके, तो इसी के साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।